हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो आज संडे है जी, और संडे को करना है मिसलेनियस टेस्ट का धमाका। यहाँ पे आपको बहुत सारा सवाल मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इस वीडियो में 70 सवाल है। 20 सवाल साइंस है, 20 सवाल सोशल से, 20 सवाल मैथ से, हो गया 60 क्वेश्चन, और 5-5 इन दोनों विचारों से है। ठीक है, तो टोटल 70 सवाल है। उम्मीद करूँगा कि बने रहेंगे, या बहुत फास्ट में खत्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, और लास्ट में जितना नंबर आएगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपके पास है, और बहुत हल्का हल्का प्रश्न आपको मिलेगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जो फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ओके, तो इसका आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है? तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ना, V बराबर IR। ये पढ़े होंगे प्रतिरोध में, है ना, विद्युत धारा में पढ़े होंगे V बराबर IR। और मैं आपको विद्युत धारा का अलग से स्पेशल सूत्र बना चुका हूँ, सूत्र का वाला वीडियो। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा तो अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं अगर बोलेंगे आप लोग तो फिर से एक बार बना दूंगा। ठीक है, V बराबर IR होता है। ठीक है, तो चलिए V बराबर IR हो गया, तो यहाँ पे है V बराबर, तो यहाँ पे R के बराबर है, तो R हम क्या लिखेंगे? V बटा I। ऑप्शन मिल रहा R बराबर V बटा I। देखिए आंसर हमारा क्या हो गया? B हो गया। उम्मीद करूँगा 70 नंबर आपका आएगा सही। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, या दोनों? डिस्ट को DC बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। AC इसको बोलते हैं AC, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो बैटरी से जो धारा निकलती है कंटिन्यू निकलती रहती है, कहीं फ्लक्चुएट नहीं होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट धारा। क्या बोलते हैं? डिस्ट धारा बोलते हैं। आंसर क्या हमारा होगा? 3 का जो आंसर होगा वो ए होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है? बहुत हल्का सवाल है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको पता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और डॉक्टर लोग भी अपने मरीजों को देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विभवांतर का SI मात्रक क्या है? इसमें मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ आपको, तो आप ध्यान से देखिएगा। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक होता है क्या हमारा? वोल्ट, है ना, वोल्ट होता है विभवांतर का SI मात्रक। और आपको पता है एम्पियर जो विद्युत धारा के मात्रक है, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक है ना। इस तरह से आप याद करते जाइए। वाट जो है शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जानते हैं इसको? जी बिल्कुल जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका, देख रहे हैं ना, मात्रक के रूप में दिया हुआ है। 1 वोल्ट मतलब वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है। अब विभवांतर बराबर फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q होता है। ठीक है, तो इसको V नहीं लिख के 1 वोल्ट लिख दिया। और W मतलब क्या होता है? ये W कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। और ये Q क्या है? ये आवेश, और आवेश का मतलब क्या होता है? कुलाम होता है। तो जूल प्रति कुलाम देखिए कहाँ है? जूल प्रति कुलाम। आंसर हमारा क्या हो गया? B इसका सही आंसर हो गया। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया? B करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 8वां नंबर सवाल देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो 8 का आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन लेने में ऊष्मा निकलती है, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है? Cu, Ag, Al, Fe। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है वो क्या है? Ag, है ना, Ag। आपका एक काम यहाँ पे होमवर्क रहेगा कि ये चारों का ना, ये चारों का, ये तो जानते हैं कॉपर है, ये जानते हैं Ag, ये सिल्वर है, सिल्वर को बोलते हैं Ag। ये Al तो जानते हैं एल्युमिनियम। अच्छा Fe जानते हैं ये क्या है? लोहा है। Ag का लैटिन नाम क्या है और Fe का लैटिन नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करेंगे लिख करके। ठीक है, आवर्त सारणी के उद्दग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उद्दग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? यानी कि जो खड़ा खड़ा होता है ना इस तरह से,
ये 18 पे जो रहता है उदग्र स्तंभ, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग। वर्ग भी बोलते हैं और समूह भी बोलते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या बोलते हैं, वर्ग भी कहते हैं और समूह भी कहते हैं। तो 18 समूह। सवाल आ सकता है कि आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में अगर सवाल आया तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है, और आवर्त के बारे में बात कीजिए जो ऐसे रहता है वो 7 पिस रहता है ना, 7 पिस रहता है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन उपधातु है, FeCuNiHB। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब ये Sb क्या है, इसको बोलते हैं स्टीबियम, STIBIUM, स्टीबियम। इसका लैटिन ना, हाँ इसको है मतलब Sb मतलब स्टीबियम हुआ, और इसको हम लोग बोल चाल की भाषा में एंटीमनी बोलते हैं। ठीक है, एंटीमनी याद रखेंगे हम लोग इसको बोल चाल की भाषा में क्या बोलते हैं, एंटीमनी मनी बोलते हैं, NTIMONY, एंटीमनी। ठीक है, बाकी तो जानते हैं इन सब का नाम, ये निकेल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पीतल है, पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु, उपधातु है। तो बहुत बार ये सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। पीतल एक है मिश्र धातु, और किसका किसका मिश्र धातु है, तो ये तो आपको याद होगा, पिताजी, पीतल, तांबा, जस्ता। पा से पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता, पिताजी याद करने का है। ठीक है, इस तरह से और भी मिश्र धातु जैसे सोल्डर, एक मिनट कैसे करें, सोल्डर सिटी बोला था याद करने के लिए, सोल्डर सिटी। तो सोल्डर जो मिश्र धातु वो सीसा और टिन का है, सीसा और टिन का है। एक होता है कांसा, तो कांसा जो है ताटी, कांसा तांबा टिन, ताटी याद करना है, कांसा तांबा टिन। ओके, तो इस तरह ये याद करने का ट्रिक था। अगला सवाल देखते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, और क्षारीय रहेगा तो 7 से ज़्यादा रहेगा, और उदासीन रहेगा तो वो 7 के बराबर होगा। जल का पीएच मान भी इसी तरह 7 होता है, जल यानी कि बोले तो वर्षा का जल। ठीक है, रक्त का पीएच मान आता है 7.4, बहुत इंपॉर्टेंट याद करने का। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, तो मीथेन है जो सरलतम हाइड्रोकार्बन। क्या है, मीथेन। इसका फॉर्मूला, ये एल्केन समूह का है। मीथेन किसका समूह का है, एल्केन, जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये एल्केन समूह का है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आपको भी बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। इसका सूत्र क्या होगा, चूंकि मीथेन पहला नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा CH4, 1 2 एकम 2 2 दूना 4, इसका C2H6 हो जाएगा, C3H कितना, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, C4 और 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला आपको याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। संरचना सूत्र भी बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, क्योंकि जो मीथेन होता है इसके बीच कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन समूह में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जैसे इसको अगर बनाते हैं तो कार्बन के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा दीजिएगा, बन जाएगा। कूटपात किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो कूटपात पाया था वो अमीबा में। ठीक है, अमीबा में जो है कूटपात पाया जाता है। अगला सवाल है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, वो किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो होता है फूलों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, जो उत्सर्जन पदार्थ को, जो बेकार पदार्थ को जो उत्सर्जन करता है उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। जैसे हमारे बॉडी में जो मतलब जो काम, जिस पदार्थ का कोई काम ही नहीं है तो उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो जो अंग मदद करता है बाहर निकालने में उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग, और वो है विरिक। क्या है, विरिक, जिसको बोलते हैं किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी। ये क्या करता है, ये रक्त को रक्त को छानने का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, विरसन में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाणु में। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका हमारा आंसर ए हो जाएगा सही आंसर, विरसन में, है ना। चलिए अगला सवाल देखें। अच्छा, इसमें से एक और सवाल आ सकता है कि इनमें से जो अंग है वो मतलब स्त्री का है या पुरुष का, ऐसे आता है सवाल। तो ये तो शायद अलग का है, लेकिन ये पुरुष का है, और ये दोनों जो देख रहे हैं वो स्त्री का है। ठीक है, मादा और नर मादा का सवाल आता है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं, वायु, मृदा, जल या जीवधारी।
तो वायु भी प्राकृतिक का है, मृदा भी जल। वायु मतलब जान रहे समीर जिसको बोलते हैं, है ना, समीर बोलते हैं। मृदा मतलब मिट्टी का जल। हमारा आंसर डी हो जाएगा। डी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? घेंगा, बौनापन, मधुमेह। बहुत हल्का सवाल है। इंसुलिन की कमी से जानते हैं कि मधुमेह रोग हो जाता है ना। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मधुमेह रोग होता है। और घेंगा जानते हैं आयोडीन की कमी से, ये भी सवाल पढ़ते हैं, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। बौनापन जो होता है वृद्धि हार्मोन की कमी से, मतलब कि वृद्धि हार्मोन जब उसका कम स्रावित होता है तो बौना हो जाता है, ज़्यादा होगा तो एकदम लंबा हो जाएगा, मोटा, है ना। तो ये है आंसर हमारा सी, इंसुलिन की कमी से होता है। ये वही मधुमेह है जिसको आप डायबिटीज बोलते हैं, शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अब आपका यहाँ पे सोशल का सवाल शुरू हो गया, ठीक है। 10 मिनट लगा आपका साइंस सवाल में। इनमें से कौन व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जानते हैं लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस जेडगुडी। तो बहुत बार सवाल रिपीटेड हुआ और मैं भी पढ़ा दिया हूँ, एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ। आंसर हमारा क्या हो गया? डी, जेडगुडी जो है वो रंगभेद के विरोधी नहीं थे। जानते हैं रंगभेद आंदोलन कहाँ चला था? दक्षिण अफ्रीका में चला था, महात्मा गांधी भी वहाँ पे मौजूद थे। ओके, अगला सवाल देखिए, और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल कि सांप्रदायिक राजनीतिक जो है किस धारणा पर आधारित है? एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो सांप्रदायिक राजनीतिक जब होगा तो एक धर्म दूसरे धर्म को विशिष्ट समझने लगेंगे, तो समझना कि सांप्रदायिक राजनीतिक है, जो कि देखने को भी मिल रहा है आपको, है ना। एक धर्म दूसरे धर्म को जहाँ श्रेष्ठ समझेंगे तो सांप्रदायिक राजनीतिक हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है जी कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? इनमें से कौन है जो संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। ओके, अगला सवाल देखें, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक के से आरंभ हुआ था? ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है किस दशक में आरंभ हुआ था? तो आपको पता होगा 1970 के दशक में, क्योंकि 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, है ना, आपको पता है। तो 1977 में बोले तो 1970 से 1980 का जो दशक है ना, वो 70 का दशक कहलाता है, ठीक है। तो ये हुआ जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई में 1977 में, तो इसको बोलते हैं 1970 के दशक में। इससे आपका एक होमवर्क यहाँ पे निकलेगा कि एक और दशक वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, याद है ना आपको, एक और दशक वाला सवाल पढ़ते हैं। एक तो हो गया भारतीय लोकतंत्र में, वो कौन सा सवाल है जो आप पढ़ते हैं, एक और दशक वाला सवाल आता है, और अगर मैं बता दूंगा तो आप तो आंसर बता दीजिए, लेकिन आप दिमाग को दौड़ाइए कौन सा क्वेश्चन है जिसमें एक दशक वाला एक और प्रश्न मिलता है देखने में। सोशल साइंस का ही सवाल है, अब कौन सा सब्जेक्ट आप खोजिएगा, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा कौन सा सवाल है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? जानते हैं चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ बचाने से संबंधित है ना। सबसे पहले राजस्थान में, उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में सबसे पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, ये मुख्य इसके नेता थे। और लोग जो है पेड़ पे चिपक जाते थे ताकि पेड़ को काटने नहीं देंगे, इस तरह से, है ना। सरकार जो है पेड़ों को अंधाधुंध कटाई कर रही थी इसी की वजह से, और बहुत जरूरी है ये भूमिका, बहुत जरूरी। चिपको आंदोलन जो पेड़ बचाने से, कभी कभी सवाल आता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से भी आता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? जानते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन? तो बहुत सारे बच्चे तो मारेंगे, अरे बिहार है यार, ताड़ी ताड़ी हर जगह मिलता है। आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसको याद करने की सिंपल ट्रिक मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश से क्या सुनने में लग रहा है? आंध्र मतलब अंधा लोग, और अंधा लोग क्या करेगा? ताड़ी पी लेगा, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड में। राजनीतिक दलों की जो नींव पड़ी थी वो कहाँ पड़ी थी? इंग्लैंड में पड़ी थी। अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? यानी कि किस तरह के दल व्यवस्था होती है जिसमें गठबंधन की सरकार बनती है?
और आप अभी भी वर्तमान में देख रहे हैं जो गठबंधन की सरकारें बन रही टूट रही है ना, तो एक दल में ऐसा होता है या द्विदलीय या बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो दो दलीय नहीं, इस बेहतर होगा बहुदलीय। बहुदलीय में जो सरकार बनती है ना उसको बोलते हैं क्या, गठबंधन की सरकार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, मतलब इनमें से कौन राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, बहुजन समाज पार्टी ये भी है, भारतीय जनता पार्टी। आंसर हमारा होगा सी, लोक जनशक्ति पार्टी, वो है राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पे दोनों यानी कि निजी और निजी हो गया और क्या वो सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक दोनों टाइप का जो व्यक्ति जो जिस अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है, यानी कि प्राइवेट सेक्शन और गवर्नमेंट सेक्शन, दोनों सेक्शन जहाँ पे यूज करता है जिस अर्थव्यवस्था को चलाने में, तो वो बोलते हैं उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे तो ये समय जो है मिश्रित, अमेरिका, चीन में ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल है, किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो आपको पता होगा पिछड़ा राज्य, तो ऑप्शन देखते हैं और बताते हैं पिछड़ा राज्य कौन है, और वो है बिहार, है ना। बिहार है जो पिछड़ा राज्य कहा गया है। ओके, और इसी के लिए एपीजे अब्दुल कलाम है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जिसको मिसाइल मैन बोलते हैं ना, उन्होंने क्या बोला था कि अगर भारत को तरक्की करवाना, आगे ले जाना है तो पहले बिहार को आगे ले जाना पड़ेगा। याद रखिए, ये भी आपके सवाल का ही, आप ही के लेसन का सवाल है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? सिडबी, सेबी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर बाजार जहां पैसों को शेयर करते हैं, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? वो सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? कौन सा संस्थागत है जो वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वित्त का साधन कौन है? तो व्यावसायिक बैंक ही तो है जो ऋण हमको देता है ना। वित्त मतलब वही होता है ऋण, या तो वित्त मतलब रुपया समझिए, है ना, वित्तीय टाइप का जो आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, भारत का वित्तीय राजधानी कौन सी राजधानी है जिसको वित्तीय राजधानी, बहुत बार सवाल पूछता है भारत में, वित्तीय राजधानी मुंबई को बोलते हैं वित्तीय राजधानी। यही इसका सेबी है ना, सेबी का मुख्यालय भी यहीं पे है, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे है। आरबीआई का जो बैंकों का बैंक ये भी यही है। बहुत सारा यहाँ पे रोजगार के बहुत अवसर यहाँ पे प्राप्त है, जितने सारे हॉलीवुड बॉलीवुड सब यहाँ पे मौजूद रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू का आप स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको याद हो जाएगा बीमारू राज्य कौन है। BI से बिहार हो गया, तो बीमारू राज्य है। M से हो गया मध्य प्रदेश, और MA हो गया मध्य प्रदेश, R से हो गया राजस्थान, और O से हो गया, U से हो गया उड़ीसा। तो कर्नाटक नहीं आया यहाँ पे, तो कर्नाटक ही आंसर होगा। कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं आता है। ठीक है, अगला सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य जो है 5 अंग है। ठीक, कितना अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य जो है 5 अंग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा सवाल जी? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? तो याद रखें, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है इसकी घोषणा 1986 में की गई थी। 1986 में, ठीक है, याद रहेगा, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी भारत में। अगला है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता का प्राप्त होना जरूरी है? किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना जरूरी है? यानी कि वो चिन्ह अगर रहता तो आप समझते वो बहुत अच्छा सोना है ना, मतलब वेरीफाइड, और वो है हॉलमार्क। क्या है? हॉलमार्क रहता है। तो ये सोना के लिए SI ये भी मार्क देखते हैं, कुछ सामान वगैरह में इसको मिलता है। एग मार्क भी देखते हैं, अंडा में देखते हैं, खास करके अंडा का जो बॉक्स उसमें एग मार्क है, या तो बहुत कुछ ऐसा सामान है जिसमें इसका भी निशान रहता है। और ISI तो खैर ये बहुत मतलब बहुत बेस्ट रहता है, इसका भी जो रहता है बहुत बेस्ट रहता है। और ये हॉल मार्क स्पेशली जो है वो स्वर्ण के लिए होता है, शुद्ध सोना के लिए होता है। और सोना का 24 कैरेट, आप जानते हैं 24 कैरेट सोना जो शुद्ध होता है, 24 कैरेट सोना
लेकिन आभूषण जो बनता है वो कितना कैरेट का, 82 कैरेट का आभूषण बनता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमा होना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 39 का नंबर सवाल का क्या आंसर होगा? 39 का आंसर हो जाएगा वर्षा की अधिकता, है ना। ऑप्शन अगर देखा जाए तो वर्षा की अधिकता यहाँ पे होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ पे भूकंप आता है, जहाँ पे संभावना है कि भूकंप आता है हर साल, उस क्षेत्र में कैसा भवन होना चाहिए, कैसी आकृति का? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो जाहिर सी बात है जब आयताकार रहेगा तभी तो आप भवन आपका टिक पाएगा, भूकंप हल्का फुल्का आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सोशल का सवाल होते खत्म होते हुए अब आपका मैथ का सवाल। कौन जो है cot थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा के बराबर है? तो इसको बनाना पड़ेगा आपको। चलिए cot थीटा इंटू tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, है ना, और ये tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा से एक ठोट कट जाएगा, एक पीस तो बचेगा ना, तो tan थीटा बच जाएगा। और tan थीटा किसके फॉर्मूला बराबर है? sin थीटा बाई cos थीटा। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी? ए हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ये जो बोल रहा बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो जानते हैं ये मूल बिंदु है, ये तो हमारा क्या है, जब भी 0 0 दिया है समझ जाना कि मूल बिंदु है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्मूला बैठा लीजिए। तो -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा? रूट आ जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। क्लियर है? तो हमारा तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ यहाँ पे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, देखिए किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा? यानी कि एक वृत्त है। ठीक है, किसी वृत्त की जीवा की जो लंबाई है, जीवा किसको बोलता है? एक छोर से दूसरे छोर जो खींचा गया, ये है जीवा की लंबाई। जीवा की जो लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या तो यहीं से खींचेंगे, ये त्रिज्या, तो यहाँ से ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा। मतलब कि ये जो है इसके बराबर है ना, ये जो जीवा है इसी की त्रिज्या जो आपस में क्या है? बराबर है। तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। और जिस त्रिभुज की त्रिभुज बन गया ना, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कितना कोण होता है? 60 डिग्री, तभी तो होगा ना 180। बिल्कुल। अगला सवाल है कि ये जो दिया इसका परिसर निकालना है, परिसर। तो परिसर निकालने जानते हैं सबसे अधिक वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू घटा देते हैं। तो सबसे बड़ा कौन इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए 24 जो है सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है -30। सबसे छोटा कौन है? -30। घटाना है, क्या करना है? घटाना। बड़ा में से छोटा क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 24 माइनस प्लस 30 कितना गया? लीजिए 54 आ गया। हो गया हमारा आंसर ए 54। इजी सवाल यहाँ पे बोलो। देखो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये सवाल मैं पिछले बार शायद मिस्टेक कर दिया था बताने में, हालांकि बहुत इजी सा सवाल यहाँ पे, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य और 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। पिछला क्वेश्चन, पिछली वीडियो में मैं ये क्वेश्चन बताया था तो उसमें मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो आप पहले जानिए कि 2 अंक की सबसे छोटी कौन सी संख्या जो अभाज्य है। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है कौन? वो है 11। कितना है? 11 है। और 2 अंक की सबसे छोटी कौन संख्या जो भाज्य है, और वो है कितना? 10। ये ना, ये है अभाज्य, ये है अभाज्य और ये है भाज्य, इनका योग बोल रहा, तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि देखिए सवाल बोलता क्या कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, उसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ √9√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा क्या होगा? सब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और ये किसके बराबर है? ये √3, जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, यही भी यहाँ भी क्षेत्रफल ही दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, क्रॉस गुना करेंगे तो 9 चौक 36, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 36 का ओवर रूट, यानी कि 6। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। एक समबाहु त्रिभुज में जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ उसका भुजा निकालने बोले तो इस तरह करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखो tan 60 डिग्री इंटू गुना है, ये
cos 60 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सब वैल्यू पुट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं भी करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू जानते, इसका फॉर्मूला जानते हैं, tan इंटू कॉट क्या होता है, tan इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है। चलिए ठीक है, और इसको देख लेते हैं। अगर इसका वैल्यू भी बैठाएंगे तो 1 ही आएगा, कट कट के 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या बोलता है ये फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला आपको याद होगा जी। तो अब क्या करेंगे, 2 cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, कट गया तो 1 उधर 1 1 1 2 हो गया आंसर हमारा डी, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जी, ताश की गद्दी से लाल रंग का बादशाह नहीं निकालने की प्रायिकता क्या है। ये भी सवाल मैं पढ़ाया हूँ कि ताश की गड्डी से लाल रंग का बादशाह नहीं निकालने की क्या प्रायिकता है। तो आपको पता है ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 में से हर पत्ता 4-4 पीस होता है, हर पत्ता 4-4 पीस होता है। तो जिसमें बादशाह भी 4 पीस होता है, और 52 पत्ता में से 26 पत्ता लाल होता है, 26 पत्ता काला होता है। 26 पत्ता क्या होता है, लाल, 26 पत्ता काला। तो 2 पत्ता इधर से आ गया बादशाह का, 2 पत्ता इधर से भी आ गया, क्योंकि लाल में 2 कैटेगरी आता है, पान रहता है और ईंट रहता है, इस टाइप का रहता है, उल्टा पान, ईंट चिड़िया इस तरह से रहता है अलग अलग, ठीक है। तो 2 लाल इधर हो गया और 2 काला इधर, 4 पत्ता हुआ ना। इस तरह से एक का भी 2 पीस रहता है, इधर भी काला में भी एक का रहता है, ठीक है। गुलाम भी रहता है, बादशाह भी 2 पीस रहता है इधर लाल में, अब बादशाह भी 2 पीस काला में, तो 4-4 हो गया, 2-2 4 हो जाएगा। तो बोला कि लाल रंग का बादशाह नहीं आना है, तो लाल रंग का बादशाह कैंसिल कर दीजिए। तो टोटल 52 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो 50, और टोटल कितना है 52, तो 25/26 आंसर हमारा सी। अगला बोलता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन है। इनमें से कौन है जो द्विघात बहुपद है ना। तो इजी सवाल है, इसका आंसर क्या होगा, x² + bx + c। चूंकि ये फॉर्मूला होता है x² + bx + c। यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, ये दोनों में माइनस दिया, तो ये तीनों तो होगा नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x² + bx + c, डी आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, रैखिक युगपद दिया हुआ समीकरण, स्थिति में रैखिक समीकरण का योग क्या होगा। मतलब कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, तो c1/c2 बराबर नहीं है। तो जब शुरू में बराबर होता है और बाद में जब बराबर नहीं होता उसको बोलते क्या, असंगत, उसका कोई हल नहीं, इसका ग्राफ भी बनता है समांतर। और अगर तीनों अगर बराबर होता तो उसको बोलते हैं आश्रित, और संगत ही बोलते हैं। संगत मतलब वही होता है जिसका हल हो जाए। आश्रित ऐसे जानते हैं ना, जिसको संपाति कहते हैं, संपाति भी कहते हैं। और इसका जो फिगर बनेगा, ग्राफ बनेगा, ये एक ही लाइन पे दूसरे लाइन पे जाएगा। और अगर शुरू में बराबर हो जाए, शुरू में ही बराबर ना रहे, बाद में बराबर रहे, शुरू में बराबर रहे, शुरू में बराबर नॉट इक्वल टू, बाद में बराबर रहे, यानी कि शुरू में ही बराबर है, बाद में कोई बात ही खत्म है। शुरू में अगर बराबर ना रहे तो उसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, उसका ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी। एक ग्राफ का भी नाम याद रखें, प्रतिच्छेदी, संपाति, समांतर, ठीक है। चलिए सवाल ऐसे भी आता है। साइन देखिए इसका जो दिया हो, साइन 15, साइन 75, साइन 45, साइन cos 70, साइन 15, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है। तो अब आप साइन 15 का वैल्यू तो आपको याद नहीं होगा, है ना। तो आप ऐसा करो, साइन 0 का वैल्यू जानते हो। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सब देखो गुना, ये गुना में है, गुना है ना। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, और 0 को सबसे गुना करोगे तो अंडा, है ना, 0। आंसर हमारा सी। फटाफट सवाल खत्म करते हैं। कौन इनमें से परिमेय संख्या नहीं है ना। परिमेय अपरिमेय तो बहुत बार पढ़े। परिमेय संख्या नहीं मतलब क्या हुआ, आप परिमेय आपसे पूछा जा रहा। तो अगर देखते हैं इसको, अगर हल करते हैं, देखिए क्या होगा, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 तो परिमेय है। इसको देखो क्या आंसर होगा, आंसर हमारा फिलहाल ए होगा। क्यों, क्योंकि देखिए √3 है, 3 है, और √9 का वर्गमूल कितना होता है जानते, 3 होता है। तो जब इसको गुना करेंगे 3 3 9 √3 आ जाएगा। तो ये तो अपरिमेय हो गया ना, तो आंसर हमारा हो गया ये। अच्छा ये क्यों नहीं, क्योंकि ये 225 जो है 15 का वर्गमूल होता है, ठीक है। अच्छा सी में कन्फ्यूजन क्यों हो रहा, सी में हम देखो 12 जो लिखा हुआ है, क्या मैं 12 को √4 गुना √3 कर सकते हैं, है ना, 12 को, और नीचे √3 लिखा हुआ है, तो √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 2√4 हो जाएगा। और 4 का तो वर्गमूल जानते हैं ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल है, महत्तम समापवर्तक मतलब समझ रहे हैं, SCF क्या होगा, इसका SCF निकालने के लिए बहुत अच्छा फंडा है कि पहले कॉमन, SCF में क्या होना चाहिए, कॉमन। तो देखिए कौन 12 24 में कौन कॉमन होगा,
12 24 में कौन कॉमन होगा, चूंकि 24 तो कॉमन नहीं ले सकते, चूंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 24, तो कैसे 24 कॉमन लीजिएगा, 12 ही लेना पड़ेगा। कॉमन में सबसे छोटा छोटा संख्या लेते हैं कॉमन, जो सब में आ जाए, है ना, या बड़ी, हाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में आ जाए। तो इन 24 और 12 में सबसे बड़ी से बड़ी कौन संख्या जो दोनों में आ जा रहा है, तो 12 ही तो है जो दोनों में आ जा रहा है, यानी कि ये गया काम से। तो 12 12 12। उसके बाद देखिए x पर पावर 2 है, यहाँ पे x पर पावर 1 है, तो एक x तो कॉमन हो जाएगा ना, चलिए एक x यहाँ भी y पर पावर 3 है और y पर पावर 2 है, तो 2 तो कॉमन हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, गया काम से। देखो y स्क्वायर है ही नहीं गया का, तो बचा क्या हमारा d बचेगा। z देख रहे z पर पावर 4 है, z पर पावर 3 है, तो 3 तो कॉमन हो जाएगा ना। यही होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और अगर आपसे लघुत्तम समापवर्तक बोल देता, लघुत्तम, तो क्या कहते हैं 24 लिखा था और बड़ा बड़ा पावर x स्क्वायर y क्यूब z4, ये होता फिर आपका क्या लघुत्तम समापवर्तक, जो सबसे ज़्यादा उसी को लिख लेना है। माध्यिका बोल रहा है, इसका क्या निकाले बोल रहा है, माध्यिका। हाँ, तो माध्यिका निकालेंगे, क्या करेंगे आप इसको अरेंज करेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो अरेंज कर लीजिए 3 3 3 4 4 4 5 6 6 6, ऐसे करते हैं ना, अरेंज कर लीजिए आरोही या अवरोही में। उसके बाद बराबर बराबर दोनों तरफ से निकाल लीजिए, बराबर बराबर निकल गया, 4 पीस इधर से 4 पीस इधर से, बीच में कुछ ना कुछ बचना जरूरी है। तो अब किस्मत से है कि 2 पीस बच गया, तो जब भी 2 पीस बच जाएगा तो जोड़ के आधा कर दीजिएगा, जोड़ के क्या कीजिएगा आधा, इन दोनों जोड़ेंगे तो 8 होगा, आधा करेंगे 4, तो आंसर ए होगा। चलिए, एक पहिए का एक चक्कर लगाने में 22 मीटर लगता है, तो उसकी व्यास का होगा, पहिया एक चक्कर लगाएगा तो उसको 22 मीटर दूरी लगता है। तो पहिया एक चक्कर जब लगाता है, ऐसे घूम जाता है, तो क्या ये उस पहिए का परिधि होगा ना। जब एक बार चक्कर लगा देगा पहिया, तो इस पहिए का परिधि तो बन जाएगा, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और एक चक्कर लगाया तो कितना मीटर दूरी गया 22 मीटर, और यही तो परिधि है, 22 मीटर क्या है परिधि है। तो 2πr बराबर 22, तो 22 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 7/2 आ गया। तो हमको क्या बोला व्यास निकालने के लिए, तो जब r निकालना व्यास निकालना होता है तो r 2r लिखते, क्या लिखते हैं 2r, यानी कि 2r कट गया, कितना गया 7 आ गया हमारा, 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं, ये क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन पाइथागोरियन नियम का पालन नहीं करता है। अच्छा, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं जो ऐसे सभी करता है, इनमें से कोई नहीं, है ना। सवाल कुछ यहाँ पे नहीं को हटा देते हैं, इनमें से कौन पाइथागोरस नियम का पालन करता है ना। तो यहाँ पे ये भी करता है, ये भी, तीनों पाइथागोरस नियम का पालन करता है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई, जैसे कैसे, अब बहुत सारे बंधक दिमाग में आ रहा है कि सर ये कैसे हो गया। देखिए, ये कर्ण अगर लेते हैं तो आधार लंब बनता है, ये बनेगा ना, कर्ण का स्क्वायर जो लेकर देखो 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 25, ये इसके बराबर आ रहा। इस तरह इन दोनों को भी जोड़ेंगे स्क्वायर करके तो इसका स्क्वायर के बराबर आएगा, इन दोनों को भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर के बराबर आता है। और ऐसा कोई संख्या है, आपको होमवर्क देता हूँ, सर्च कीजिए, दिमाग लगाइए और बनाए हैं, अभी और संख्या आएगा, 24 वाला, एक 24 में आता है किसी में, ठीक है। और ऐसी कोई संख्या है तो अब मुझे बताइए, ऐसा कोई रूल है, कोई नियम है जो कोई 3 समूह बन रहा, तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगर बिंदु 0 0 हो, अगर बिंदु जो है 0 0 हो तो आलेख कहाँ पे होगा। बिंदु 0 0 मतलब क्या हुआ, ये क्या है मूल बिंदु, यही पे तो रहता है ना 0 0, यहाँ पे 0 0, x भी 0 y भी 0, तो जो रेखा गुजरेगी इधर से गुजार दे, इधर से जहाँ से गुजार देंगे, मूल बिंदु से रेखा गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, रेखा गुजरेगी मूल बिंदु से। आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला सवाल है, यदि a दिया हुआ है और b दिया हुआ है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 कितना है -2, x2 कितना है 4 है, -2 + 4/2, और ये कितना है 7 - 3/2, तो 2/2 और 4/2, ये कितना 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 का 4, है ना। चलिए अगला सवाल है, दो समांतर रेखाओं के बीच 14 सेंटीमीटर एक वृत्त दोनों रेखाओं का स्पर्श करता है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो दो समांतर रेखा है, ये इस तरह से समांतर रेखा, इसके बीच आपका बना हुआ है वृत्त, क्या बना हुआ वृत्त, 14 सेंटीमीटर बीच की दूरी है, और इसके बीच जो है वृत्त स्पर्श करता है, तो बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है। तो ये r हमारा कितना हो जाएगा, जब ये पूरा 14 है ना, क्योंकि यही तो व्यास ही तो कहला जाएगा, जो दूरी होगी यही तो व्यास होगा, क्योंकि टच होते हुए जा रहा, स्पर्श करते हुए, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, तो
आर मतलब 7 गुना 7 कट जाएगा ये, तो 22 154 जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। और मैथ का आखिरी सवाल, बाकी 10 सवाल बचेगा, चुट चुट एकदम चटपट कर लेंगे। ओके, तो बोलता है ये 1/√3 किसके बराबर है? 1/√3, तो √3 1/√3 कौन सा फॉर्मूला आता है आपको दिमाग लगाइए। कॉस में तो आता नहीं है, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टेन में तो आता नहीं 1/√3 इसमें, हाँ सॉरी साइन में भी नहीं आता, कॉस में नहीं आता, टेन में आता है। टेन में आता है 1/√3, तो टेन अब पाई का वैल्यू जो दिया हुआ है ना वो 180 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, 6 या 18 और होता तो है tan 30 बराबर 1/√3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बोलते हैं इनमें से कर्मधारय समास कौन है? लीजिए समास आ गया है ना, हिंदी पढ़े। कर्मधारय प्रत्येक एड़ी चोटी लौह पुरुष चौराहा, तो कर्मधारय समास कौन है? लौह पुरुष जो है वो कर्मधारय समास है। एड़ी चोटी कौन समास है? एड़ी चोटी द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व समास है। चौराहा कौन सा समास है? दिग्गु समास है। दिग्गु याद होना चाहिए। प्रत्येक कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। प्रत्येक कौन समास है? अवयवी भाव समास। तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करके पढ़ो, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है कितना हल्का प्रश्न है, ये सवाल मैं पढ़ाया हूँ वही मैं दे दूँ। कितना हल्का प्रश्न है, कौन सा वाक्य? ये है विस्मयादिवाचक मतलब जिसमें अचंभे वाली बात होता है। अचंभे वाली बात मतलब होता है सरप्राइज वाली बात होता है, कितनी सुंदर हो तुम। और ऐसे बोलने के बाद यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जब लिखने की बारी आता है, मतलब इससे पता चला कि विस्मयादि इसको बोलते हैं ना, एक्सक्लेमेशन निशान, एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला सवाल है 100 ग्राम कौन सा विशेषण है? विशेषण बताना है। 100 ग्राम कौन सा विशेषण है? तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, ये क्या है? एक परिणाम बताता है ना। 1 किलो आटा, 2 किलो चावल, ऐसा बोलता है ना, ये परिणाम बताता है। गुणवाचक तो गुण बताएगा है ना। संख्यावाचक में कोई संख्या बताएगा। 10 पीस है ना, 10 पीस केला, ये क्या है? संख्या बता रहा है ना। 10 आदमी तो 10 संख्या बता रहा। सर्वनामी को तो कोई आदमी कहे तो नाम सर्वनाम होता है। 2 बार जन्म लेने वालों को क्या कहते हैं? 2 बार जन्म लेने वालों को क्या कहते हैं? तो जानते हैं 2 बार जन्म लेने वालों को बोलते हैं द्विज। क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। अगला सवाल देखिए, किस कारक में का, के, की का उपयोग होता है? किस कारक में का, के, की इसका जो उपयोग होता है? करण में, अपादान में, संप्रदान में, संबंध में। तो आंसर हमारा क्या होगा? संबंध में, यानी कि संबंध में जो का, के, की का इस्तेमाल होता है। करण में से का इस्तेमाल करते हैं, अपादान में भी से का इस्तेमाल करते हैं, और संप्रदान में के लिए का इस्तेमाल करते हैं। के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे। अब अपादान में मतलब किसी चीज़ से अलग होना, नदी से पानी अलग हो गया है ना, गंगा से नदी अलग हो गया, ये से है। अब मैं आपसे बात करता हूँ तो से यहाँ पे करण होता है, जानते हैं आप। लीजिए इंग्लिश का सवाल आ गया। ओह क्या गजब का सवाल आ गया। सुनीता सेड टू मी आई लव यू। ओह मजा आ गया पढ़ के। हाँ जी देखो समझिए सवाल को है ना, मस्ती मत कीजिए, समझिए। सुनीता सेड टू मी आई लव यू, तो सुनीता है यहाँ पे, जैसे सेड आता है तो सेड तो होगा नहीं, टोल्ड होगा। सुनीता टोल्ड टू मी शी लव्ड मी। सुनीता टोल्ड मी शी लव्ड मी। ओके, तो यहाँ पे डैट लिखना भूल गया था। सुनीता टोल्ड मी डैट, ये टू भी नहीं होगा, ये टू भी नहीं होगा है ना। सुनीता टोल्ड मी डैट, तो अब क्या सही होगा? सुनीता टोल्ड मी होगा डैट। यहाँ तक तो सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है। शेड तो होगा नहीं, ये गया काम से। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सी, सुनीता क्या है? सी सी सी। वाह, अब यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा टेंस है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब शेड आ जाता है ना तो इस यहाँ पे टेंस का बदलाव करते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट बदलते हैं। किसे बदलते हैं? पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट V2 वर्ब का दूसरा रूप लगाते हैं, तो सी लव्ड लगाएंगे। यहाँ पे देखो लव्ड है, चलिए ठीक है, यहाँ पे लव से है तो गया काम से है ना। और यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी, तो मी का तो मी ही ऑब्जेक्ट होता है। तो पता क्या चला? सुनीता टोल्ड मी डैट सी लव्ड मी। ओके, तो याद रहेगा सवाल बड़ा ही मजेदार का सवाल था है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सी केम बस। अब क्या यहाँ पे आएगा? सी केम बाई बस। जब भी गाड़ी से आना है, सॉरी डी होगा, जब भी गाड़ी से आना है, साइकिल से आना है, एरोप्लेन से, तो यहाँ पे बाई यूज करते हैं। यूज क्या? बाई। सी केम बाई बस, वो बस के द्वारा आया या आई है ना। अगला देखो, एक्टिव से पैसिव बनाना है। संजना हेल्प्ड हर मदर। संजना हेल्प्ड हर मदर, तो इसको बनाना पैसिव। तो पैसिव कैसे बनाते हैं? जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मदर है ना,
हर मदर, यहाँ पे हर मदर होगा तो हर मदर सब में आ रहा है, यहाँ तो होगा नहीं, हर मदर हर मदर हर मदर। यहाँ पे देखो ये क्या है ना, ये देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बनाएंगे, पास्ट नहीं करेंगे। और सॉरी ये पास्ट इंडिफिनिट में है, हेल्प्ड है ना, ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब एक्टिव से पैसिव में टेंस का बदलाव नहीं करेंगे, जिस टेंस में सवाल है उसी टेंस में जवाब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर मदर वाज, है ना, हेल्प्ड बाई संजना, क्या होगा, हर मदर वाज हेल्प्ड बाई संजना। आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। क्योंकि यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पास्ट इन्फिनिट है, हेल्प से आता तो होता। चलिए अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट चुनना है कि कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे सही है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, वाह, है ना। क्या इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा CONTINUE, CONTINUE। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा डी होगा, कंटिन्यू। ये गलत लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, आंसर हमारा CONTINUE। और लास्ट सवाल, गंगा को प्रदूषित नहीं करने चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, गंगा इज नॉट पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन इज नॉट इन गंगा, वी हैव नॉट टू पॉल्यूट गंगा। तो चाहिए तो ऐसे ही आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, शुड लगाना है, चाहिए तो शुड, है ना, वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो इस तरह से आपको मैं 40 मिनट टाइम लग गया है, लेकिन सवाल बड़े मज़ेदार का, और 70 सवाल यहाँ पे धमाका। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को 70 सवाल में कम से कम 65 तो जरूर सही हो गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो कैसे लगी, लाइक का बटन जरूर करना, और जो मैं होमवर्क दिया हूँ उसको जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।